आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है और दूसरी तरफ बात करें, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और आज 14वां दिन था। भूख हड़ताल के कारण कई छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई है। इसी को हेमंत सोरेन ने इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस आंदोलन को लेकर कहा, अपनी बातें उन्होंने रखा है और कहा है कि छात्रों की बात छात्रों के साथ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं और हमारी सरकार झारखंड सहित पूरे देश में छात्रों और युवाओं से जुड़ी समस्याओं के ठोस और व्यवहारिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रांची में मेरे युवा साथियों के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में रहने वाले युवाओं और छात्रों के सुझाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार सभी जिलों के छात्र छात्राओं की राय और सुझाव प्राप्त करेगी ताकि समाधान व्यापक और समावेशी हो। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही राज्य और देश भर के छात्रों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के सुझाव एकत्रित कर समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारों और सकारात्मक बदलावों की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। वो सब एक जो माध्यम है, वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं तो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। पटना सिटी के आगमकुआं थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने एक 26 वर्षीय व्यक्ति की निधन हो गई और अपने चपेट में लेने के कारण उसकी निधन हो गई। और इसके बाद जो तस्वीरें आई हैं वो पूरी तरह से विकराल रूप देखने को मिला पटना की सड़कों में। आपको बता दें कि 26 वर्षीय युवक मनीष कुमार की मौके पर ही जान चली गई और हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और परिजनों ने वहां पर जमकर हंगामा कर दिया। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस समेत कई वाहनों में आग लगा दी। देखते ही देखते बस के साथ कई गाड़ियाँ जलने लगी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर पुलिस पहुँची और उसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगी और हालांकि अभी की बात करें तो पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस का ये भी कहना है। लेकिन जिस तरह से आक्रोशित भीड़ ने कुछ पल के लिए पुलिस को ही खदेड़ दिया और जिसके बाद पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। बस में लगी आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ के विरोध के कारण दमकल कर्मियों को भी बिना आग बुझाए वापस लौटना पड़ा। घटनास्थल पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, तनाव का माहौल रहा। तनावपूर्ण माहौल में आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 5 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है अभी।
एक एक्सीडेंट हो गया था अभी। एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी, उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी मेंटेन कर रहे हैं। मां और इसके 6 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग हाँ, इसी गाँव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्जान होगा तो नाम पता बताया। हाईवे पर आवागमन 3 घंटे तक बाधित रहा। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई जो विधि व्यवस्था संचालन में हुआ था उसमें आग लगाया, देख रहे हैं। शांत कराकर परिचालन को सामान्य अभी जानकारी नहीं, अभी तो हम लोग विधि व्यवस्था में अभी क्या स्थिति है सर? अभी ठीक है। अभी पटना के जेडीयू कार्यालय में युवा विमर्श बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मौजूद थे और उन्होंने इस दौरान कई बातें मीडिया के लोगों से कहा कि याद कीजिए 2005 से पहले की स्थिति क्या थी। स्थिति उन्होंने कहा और बैठक में हालांकि बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। निशांत कुमार ने युवाओं से पार्टी को मजबूत करने की भी अपील की। बोले 20 साल में बिहार के लिए किए गए काम को जन जन तक पहुंचाएं, खासकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाएं। वहीं उन्होंने कहा है कि युवाओं को बताएं कि 2000 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी और उन्होंने कहा कि 2005 के बाद बिहार में कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है और पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की राह पर नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया है। वहीं निशांत कुमार ने कहा कि युवाओं को बताना होगा कि बिहार में क्या था और कितना बदलाव हुआ है। हमारी पार्टी की नीतियों को चर्चा करें। हमने जो पिताजी के नेतृत्व में श्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल में किया या फिर सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए जो अभी कर रही है उसे जन जन तक पहुंचाएं, युवाओं तक पहुंचाएं, खासतौर से जिन्हें आज से 20 से 25 साल की युवाओं को मालूम नहीं कि 2005 में क्या होता था और अब क्या। तो उनको ये बताना जरूरी है ताकि वो हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी से जुड़े और हमारे युवा कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी के भविष्य हैं। तो ये कार्यकर्ता जाएं, जन जन तक, बूथ पे जाएं, ब्लॉक पे जाएं, आपके गांव पंचायत जाएं और लोगों को हमारी पार्टी से, एनडीए की नीतियों से बताएं और हमारी विचारधारा से उनको। जेपीएससी आंदोलन के दौरान राहुल क्रांति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और अस्पताल ले जाने के बाद उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना और जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अस्पताल पहुंचकर छात्र राहुल क्रांति का हाल जाना। बाबूलाल मरांडी ने वहां के डॉक्टर और सिविल सर्जन से भी मिलकर छात्र राहुल क्रांति का स्वास्थ्य रिपोर्ट की भी जानकारी प्राप्त की है। देखिए, अभी राहुल क्रांति नामक जो लड़के हैं जो वहाँ पर अनशन में थे, उपवास में, अनशन में, इन्होंने अन्न और जल दोनों ही छोड़ा। स्वाभाविक है कि उनका तबीयत काफ़ी खराब हुआ और फिर उनको हॉस्पिटल में लाया है, यहाँ पर उनकी सुधार है। और हमने भी कहा है कि भाई जान को देना नहीं है क्योंकि लड़ाई अपने को लंबी लड़ाई पड़ी। लेकिन इस बच्चे का जो मैंने दर्द समझा और जब सरकार बोल रही है या जेसीसी जो ऑफिस बोल रही है उसे बिल्कुल आता नहीं। लड़के ने एग्ज़ाम दिया लेकिन एक साथ रिजल्ट नहीं आया, पार्ट में रिजल्ट आया और जिन लोगों का उसमें जॉब हुआ उनसे कहीं ये लड़के ने अधिक नंबर लाया, लेकिन ये जॉब से बाहर रहे। फिर लड़का हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट में लड़का जीत भी गया और फिर जेसीसी का ऑफिस गया तो उनको जॉब नहीं मिला और अब सरकार फिर हाई कोर्ट डबल बेंच में गया। तो इससे बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है भाई आखिर बच्चों के साथ आप इस प्रकार के अन्याय करेंगे तो बच्चे तो बेचारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ लड़ पाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे कि वो लड़ाई करेंगे। पैसा नहीं है, कहाँ से होगा। और सरकार की यही और जेसीसी की यही बदमाशी है। एक तो इन्होंने एक साथ रिजल्ट नहीं दिया और जब रिजल्ट आया और जब इन बच्चों को पता चला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जब इसको डिग्री मिली और सर्विस ज्वाइन करने की हाई कोर्ट ने आदेश किया
तो जेसीसी तो इनका साक्षात्कार ले करके और सरकार इनको ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए, लेकिन नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ है सरकार की मंशा। ये सरकार बार बार कह रही है कि सरकार संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होते तो हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद इस बच्चे को ज्वाइन करा देते। डबल बेंच में सरकार और जेसीसी नहीं जाती, और मान लो जेसीसी डबल बेंच में भी जीते तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो बेचारा बच्चे कहाँ से, एक तो गरीबी में मुश्किल से बच्चे पढ़ाई करते हैं और बच्चों को अदालत जाना पड़ता है। और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ऐसे अफसरों को, ऐसे जेसीसी के पदाधिकारियों को या उस बोर्ड के अध्यक्ष को, मंत्री को, सचिव को, नियंत्रक को एफआईआर करनी चाहिए और जेल में इन लोगों को डाल देनी चाहिए। इन लोगों को तो आजीवन कारावास मिलनी चाहिए, जो बच्चों के साथ ये लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आचार्य शुभम झा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर विधानसभा के बाहर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस विषय को लेकर उन्होंने पूरी तरह से चिंता जताई है कि झारखंड में जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार का आलम है, इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि ये साधारण मामला नहीं, बहुत गंभीर मामला है। बाबूलाल मरांडी को आप भी सुनिए। की तबीयत काफी गंभीर हो गया है, शायद उसको लोग हॉस्पिटल ले गया है और सरकार बिल्कुल चुप है। कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं है कि क्या गड़बड़ी हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी दावाएं की थी, लेकिन जेसीसी या जेपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए, यानी एक प्रकार से एग्जाम, सभी एग्जाम में गड़बड़ियां हुई। और गड़बड़ी भी किस प्रकार से हुआ, यानी एक प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों जो को नौकरी होता है उसको बेचा गया और इसलिए मामला गंभीर है। और इसलिए हम सब लोग ये बार बार, छात्र भी मांग कर रहे हैं, नौजवान भी मांग कर रहे हैं और आज समस्त झारखंड वासी मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों जेसीसी और जेपीएससी ने जितनी भी एग्जाम ली है, उन सारे एग्जामों को सरकार रद्द करे। जेसीसी और जेपीएससी के अध्यक्ष समेत सदस्य और जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए वहां पर पदाधिकारीगण, उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो और पूरे मामले को अदालत की निगरानी में
सीबीआई से जांच हो, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट सरकार गठित करे ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके। किस प्रकार से ये लोगों ने लूटा है आप सब लोगों ने भी देखा, आप सब ने भी चलाते रहते हैं, बीच बीच में अलग अलग अखबारों में भी छपते रहता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम के बारे में बताता हूं जिसमें सबसे अधिक बहालियां हुई है, वो जेसीसी द्वारा सहायक आचार्यों की। ये 26,000 पद था, उसके लिए वैकेंसी निकला था 2023 में। 2024 में एग्जाम कंडक्ट किया कर्मचारी चयन आयोग ने। 2025 से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ किया, लेकिन कभी भी एक बार में रिजल्ट जारी नहीं किया। आप जरा देखें, 19 जुलाई 2025 को पहला रिजल्ट दिया, 1 अगस्त 2025 को संशोधित रिजल्ट दिया, 30 अगस्त 2025 को फिर से रिजल्ट में बदलाव किया, 7 नवंबर 2025 को फिर अतिरिक्त रिजल्ट दिया, 12 दिसंबर 2025 को फिर कुछ छात्रों का रिजल्ट दिया, 6 फरवरी 2026 को फिर से रिजल्ट जारी किया। अब ये बताओ, ऐसा मैं समझता हूं कि देश के किसी भी राज्य में कोई भी आयोग जहां एक साथ वैकेंसी निकलता है, एक बार एग्जाम लेते हैं तो रिजल्ट भी एक साथ होता है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आयोग एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट पार्ट पार्ट में जारी करता है और सत्यापन करता है। और 2026 के फरवरी में जब रिजल्ट ये क्या कहते हैं कट ऑफ मार्क्स जारी किया, तो उसके बाद लड़के जब देखते हैं अपना कि जिन लोगों को जॉब मिल गया उनसे, जिन लोगों का नहीं आया रिजल्ट में, जिन लोगों को जॉब नहीं मिला, उनसे कहीं उन लोगों का नंबर कम है। तो ये क्या बताता है? यानी पूरे नियुक्ति प्रक्रिया 4 वर्षों से चलाते रहे सरकार। वहां जेसीसी, ये सरकार को नहीं पता ऐसा नहीं है, ये सारे चीजें सरकार के संरक्षण में हो रहा है और नौकरी बेचे जा रहा है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा जब ईडी ने मुख्यमंत्री के बड़े करीबी व्यक्ति के यहाँ, कोई विनोद सिन्हा के यहाँ छापा मारे थे, उस समय उनके घर से बच्चों का एडमिट कार्ड मिला, जैसे क्या कहते हैं वैकेंसी का, वहां क्या कर रहा था। उनका घर तो कोई जेसीसी और जेपीएससी का दफ्तर नहीं था। इसे साफ होता है कि किस प्रकार से बच्चों का ये लोगों ने भविष्य को बर्बाद किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से संयुक्त स्नातक परीक्षा सीजीएल में भी गड़बड़ी हुई है, जिसमें सहायक शाखा पदाधिकारी का एग्जाम था, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का था, अंचल निरीक्षक था। इसका भी उसी प्रकार से गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये सारे लोग जानते हैं, मैं डिटेल इस पर अभी नहीं कह रहा हूं आपको। और जीपीएससी में भी उसी प्रकार से हुआ। तो ये लगातार झारखंड में ये नौकरी को, बच्चों की भविष्य को ये बर्बाद कर रही है। और इसीलिए हम कंपटीशन में जांच करें, ये क्या मतलब है? इसीलिए इस प्रकार की जो डाइल्यूशन करते हैं ये लोग, ताकि मामला को ये लोग हल्का करना चाहते हैं। इसलिए ये नहीं चलेगी। झारखंड की जनता इसको देख रही है अच्छी तरह से। जिन मेधावी छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया है, इसलिए जेसीसी और जेपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, जहां विवादों में रहा है, जहां चल रहा है, उन सारे एग्जामों को सरकार रद्द करे। वहां जो पदस्थापित अध्यक्ष से लेकर के सदस्य और पदाधिकारी, उनके ऊपर एफआईआर और गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके सीबीआई से जांच करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
पटना में आज सैकड़ों पशु टीकाकर्मी और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मानदेय और विभिन्न मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे और उन्होंने बीजेपी, आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और घेराव किया। प्रदर्शन के मुख्य कारण और मांगे सम्मानजनक मानदेय, टीकाकर्मियों को इंसेंटिव और या प्रति टीका मिलने वाले बेहद कम पैसों के बजाय एक निश्चित मासिक मानदेय दिए जाने की उन्होंने मांग की है। अस्थायी नियुक्ति, समायोजन, संविदा आधारित व्यवस्था को खत्म कर नियमित करने की मांग, बीमा और सुरक्षा, सेवा के दौरान सुरक्षा और जीवन बीमा करीब 10 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया जाना, वर्ष भर काम की गारंटी, पशुओं के टीकाकरण कार्य से जुड़े इन कर्मियों ने सरकार से रोजगार की निश्चितता की अपील की है। और हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह ने इन पशु टीकाकर्मियों और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास में पशुपालन विभाग के कुछ मानदेय कर्मी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं और क्या मांग है? कितने घंटे की? लगभग 10-12 साल से पशु टीकाकरण का काम हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें पशु टीकाकरण ही नहीं, करना हो गया, एयर टैगिंग का काम होता है वो, और जब भी जहाँ कोई कैंप लगता है उस सब में हम लोग का काम लिया जाता है। पूरे बिहार में आप लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 84-85 की संख्या में पंचायत है। हाँ, जितने पंचायत हैं पूरे बिहार में। आप लोगों को पेमेंट का तरीका क्या है? हम लोग के पेमेंट का तरीका जानवर 5 रुपये में 4 रुपये दिया जाता है। 3-4 साल के बाद मिलेगा का काम सीमा नहीं है कि आज काम खत्म हो गया तो पैसा नहीं है, कोई लिमिटेशन भी नहीं है। अलॉटमेंट आएगा कब आएगा कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोग कितने दिन से जो है आप लोग बाहर हैं? हम लोग 11 साल से जो है ऑल बिहार के, आप देख लीजिए, यहाँ पूरा कैमरा घुमा करके देख लीजिए, ऑल बिहार के हम मैत्री और मैक्सेटर भाई तमाम यहाँ उपस्थित होकर के बीजेपी कार्यालय को घेरने का काम किया है। मेरा मांग है, हम तमाम मैत्री और मैक्सेटर भाई जो है 10-11 साल विगत 10-11 सालों से मैक्सेटर भाई बेजुबान पशुओं का सेवा करते हैं और पंचायत में जितने भी मैत्री और मैक्सेटर भाई है बेजुबान पशुओं का जो हम लोग सेवा करने का काज करते हैं। तो यहाँ पर जो है पैसा नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है, मैडम जो है आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है और पशु सलाहकार में जो बहाली होने वाला है, जो हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं को सुनिश्चित किया जाए। आउटसोर्सिंग नहीं, 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेकर के परिचारिका का बहाली किया गया, अभी वो नहीं चलेगा। जो काम किया फील्ड में उसी को रखना है। जो भी पंचायत से निगित है, जो प्रखंड से निगित है, उसको वही पोस्टिंग किया जाए। पशु सलाहकार आप लोग का पैसा कितना महीना से बाकी है? 10 साल से। अभी तक तो मिला ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? अभी तक मानदेय तो लागू ही नहीं किया बिहार सरकार। और राज्य में किया है, आसाम में किया है, उत्तराखंड में किया है, वहाँ जाकर छत्तीसगढ़ में किया है, हर जगह में किया है। अभी राजस्थान में भी किया है, अभी 10-15 दिन पहले 1 महीना का हड़ताल। अभी एक यूपी में 1 महीना का अल्टीमेटम मारा है। कितने साल पहले से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? 20 साल है, कोई 15 साल है, तो फ्री में आप लोग काम कर रहे हैं? वो जो टीकाकरण का थोड़ा बहुत दिया जाता था, जनगणना और टीकाकरण का अभी 3 साल से जनगणना का भी पैसा नहीं आया। टीकाकरण का पैसा जो भारत सरकार भेजी, बिहार सरकार वो खर्चे कर। मैडम मेरा मांग मानदेय का है, हमें मानदेय चाहिए और हम लोग मानदेय लागू नहीं किया जाएगा। याद करने भी हम मानदेय के LN2 गैस भी नहीं लेंगे, सीमेंट भी नहीं लेंगे, और DHO TBO और जो नाइट गार्ड है और परिचारिका है वो कैसे करेंगे हम लोग भी फील्ड में? पूरे बिहार में आप लोग? जी बिल्कुल। और किसी जिला से 8,000 आदमी है मैत्री और टीकाकर्मी मिला करके 8500 मैडम 8500 है टोटल। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट शुरू से विवादित रहा है और घोटाला एनिमल हस्बेंड्री में ये बहुत पुराना है। और यहाँ पर जो मतलब कि अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय का मुख्यालय और यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं।
इन लोगों की मांग है कि लगभग 10 साल विगत 10 साल पहले से ये लोग जो है काम कर रहे हैं और वैसी स्थिति में इन लोगों को जो प्रति जानवर भी जो पैसा जो मिलना चाहिए वो भी पैसा जो है नहीं मिल रहा है और इसके अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद इन लोगों की मांग है कि हम लोग को मानदेय कर दिया जाए, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में मानदेय पर जो है हम लोग का जो पोस्ट है वो जो है मानदेय पर रख दिया गया है और यहाँ पर हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर 10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे 5 रुपया के लिए ही एक जानवर के टीकाकरण के लिए या गणना के लिए 5 रुपया दिया जाता है, वो भी सरकार देने में सक्षम नहीं है। तो इसको ये कहा जाए कि बिहार के खजाना में इतना पैसा नहीं है कि 8400 लगभग या 8500 स्टाफ का 5 रुपये प्रति जानवर की गणना से दिया जो अमाउंट बनता है वो देने में बिहार सरकार समर्थ नहीं है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री जो इसकी पुरानी परिपाटी है इसमें भ्रष्टाचार उसको सरकार बढ़ावा दे रही है, या फिर यहाँ पर बिहार की व्यवस्था सिस्टम इतनी लचर हो गई है, करप्ट हो गई है कि लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है और अगर ये घूम करके जानवरों का अगर टीकाकरण करते हैं या फिर गणना करते हैं तो फिर उसका भी मजदूरी इनको नहीं मिली। ऐसे भी जानवरों की संख्या कम होती जा रही है अपने बिहार में बल्कि पूरे देश में, लेकिन उन जानवरों के बेजुबान जानवरों के प्रति सरकार कितना संवेदनशील है ये जो है आज का जो यहाँ पर जो भी लोग खड़ा है ये लोग उसका गवाह दिख रहे हैं। सहयोगी रवि के साथ मनोज नारायण सिंह, लाइव इंडिया। राजधानी रांची की एक बार फिर बात करें, जहां जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन को लेकर छात्रों की तबीयत जो है धीरे धीरे बिगड़ रही है। इसलिए बिगड़ रही है कि 14 दिन हो चुके हैं और इसमें भूख हड़ताल भी कई छात्र इसमें किए हुए हैं। इसको लेकर जो तबीयत बिगड़ रही है, और सीधे हम अगर बात करें राहुल क्रांति की बात करें तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो कई बच्चों की तबीयत भी इसमें बिगड़ रही है। और छात्रों का कहना है कि भले ही उनके साथियों की तबीयत बिगड़ रही है लेकिन उनका इरादा अभी भी मजबूत है और आने वाले दिनों में लगातार उनका अनशन जारी रहेगा। अनशन में बैठे छात्रों से बातचीत की है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी रांची में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और ऐसे में कह सकते हैं कि छात्रों द्वारा जो है लगातार सदन में जो कार्रवाई चल रही है विधानसभा के मॉनसून सत्र की, उसको घेरने का प्रयास, विधानसभा को घेरने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए तमाम जो छात्र संगठन है, आइसा छात्र संगठन है, वो यहाँ पर निकल रहे हैं और विधानसभा का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल द्वारा इन्हें रोका जाएगा। एक दायरा है इनका, इसी दायरे के अंदर यह पुलिस बल जो है वहां तक उन्हें जाने देंगे। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम छात्र जो हैं वो निकले हैं सड़कों पर और यहाँ पर छात्रों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों द्वारा जो है लगातार, भैया क्या कहेंगे, लगातार छात्रों का यह प्रदर्शन? देखिए जिस तरह से ये सरकारी नौकरी की सवाल है और जब नौकरी की बात आती है तो कहीं ना कहीं सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जेपीएससी का मामला, जेपीएससी जिस तरह से झारखंड में विवादों से रहा उसी का ये परिणाम है कि ये जेपीएससी पर भी विवाद है और ये छात्रों की मांग है कि जेपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। तो छात्र नौजवान सड़कों पर उतर कर यही मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि जेपीएससी को तुरंत रद्द करो और इसकी ऐसी जाँच कराओ कि ताकि आगे में पेपर लीक घटनाएं न घटे। छात्र काफी उग्र नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, छात्र उग्र नहीं है, छात्र उत्साह में है। उनको लग रहा हम अपने हक अधिकार की मांगने के लिए जा रहे हैं और हमको लगता है कि ये पढ़ेंगे और लिखेंगे, समाज बदलने के हुए आक्रोश है इनका देश के प्रति। जिस तरह से लगातार देखेंगे 2014 के बाद 152 पेपर लीक हुआ है, तो झारखंड में भी जेपीएससी हमेशा विवादों से रहा है। उस विवाद के कारण ही आज ये छात्र सड़क पर, मजबूरी पर सड़क पर उतरे हैं और लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द करें।
हम लोग यही कहेंगे कि तत्काल 14वीं जेपीएससी को रद्द करो, साथ ही साथ जेपीएससी 1 और 2 जो सीबीआई में जांच चल रहा है उसको चार्जशीट लागू करते हुए उनके भी दोषी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करो। साथ ही साथ जे झारखंड सरकार जो नौजवानों के बल पर चुनाव में जीती है, सरकार गंभीर हो, सरकार नौजवानों के साथ वार्ता करे और वार्ता के आधार पर छात्रों का आंदोलन को तोड़े। छात्रों का आंदोलन देखिए किस तरीके से अपनी तमाम मांगों को लेकर एक तरफ जहां रांची के जयपाल सिंह मुंडा में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब विधानसभा घेराव करने का प्रयास आइसा संगठन द्वारा किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स का कतार देखिए, स्टूडेंट्स की भीड़ देखिए किस तरीके से एक आंदोलन छिड़ चुका है और अब सड़क पर सभी छात्र उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनका जो आंदोलन है वो कितना असर करता है, क्योंकि लगातार सरकार को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को अपने पक्ष पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं। अभी फिलहाल आइसा का यह प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। सर विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। देखिए सहरसा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति का मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई EOU ने सहरसा के DPO अजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की और छापेमारी की है। बता दें कि एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला आए दिन जिस तरह से आते रहते हैं, देश भर से खबरें आती हैं कि आए दिन छापेमारी की जाती है और जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति का मामला आता है, इसको लेकर छापेमारी की गई। सहरसा के ये है, सहरसा के DPO अजीत अमर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और साथ ही उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई है। जांच में उनकी आय, बता दें कि ज्ञात आय से 72.35% अधिक करीब 62.20 लाख रुपए की संपत्ति मिलने की शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। जितना आय होना चाहिए था इनको, आय से अधिक संपत्ति ये बनाने में लगे और इस कारण छापेमारी की गई है। EOU ने छपरा स्थित सरकारी आवास और सिवान के रैनी गांव स्थित पैतृक घर पर भी छापा मारा है। पैतृक घर बंद मिला और टीम जो है ताला खुलवाने में जुटी रही। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला देखिए बड़ी खबर है, जहां सहरसा के DPO अजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि देखिए आय से अधिक संपत्ति यानी भ्रष्टाचार की लगातार जो हम बात करते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, ये तस्वीर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, DPO हैं अजीत अमर और उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरह भ्रष्टाचार का आलम है, एक बार ये बड़ी खबर सहरसा से आई है, जहां आर्थिक अपराध इकाई EOU ने छापेमारी की है और आय से अधिक संपत्ति बनाने में अजीत अमर लगे हुए थे और इसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी शुरू की गई है और साथ ही केस भी दर्ज किया गया है। जी मनोज जी। मान है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है और जिस तरह से अजीत अमर के ठिकानों पर जो है रेड पड़ रही है। हालांकि ये जो है कल FIR हुआ और आज जो है पूरा जाल बिछा करके EOU ने आज जो है छापेमारी शुरू की है लगभग दोपहर में, और वैसी स्थिति में ये जो है लगातार छापेमारी चल रही है और ये इनके 4 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। ये जो है DPO है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहरसा और इनका जो गृह जो पैतृक जो घर है वो है इनका सिवान और छपरा में जो है पहले इनकी पोस्टिंग थी जहां पर सरकारी आवास है अभी। तो छपरा, सिवान, सहरसा, इन 3 जिलों के कुल एक साथ दबिश बना दी। और जो जानकारी जो अभी तक सामने आई है, जो मेरे पास जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इनके आय से लगभग 72% ज्यादा इनके पास संपत्ति अभी बरामद हुई है। जांच अभी जारी है, रेड जो है अभी जारी है। अब देखते हैं कि ये रेड कब तक चलता है और कितनी जो है सारी संपत्ति नामी बेनामी कितनी संपत्ति जो है मिलती है। ये खैर इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मौजूदा समय में अभी तक की जानकारी ये है कि इनके आय से 72% 72% ज्यादा
जो है ईओ को जो है अभी संपत्ति हाथ लगी है और जांच अभी जारी है, रेड अभी जारी है। जी मनोज जी, ऐसे लोग जो नौकरी की शुरुआत जब करते होंगे तो उनका एक मकसद होता होगा कि लूट लेना है, पूरा लूट के ही संपत्ति बना लेना है, बिहार को लूट लेना है। और कई ऐसे जो खबरें आती हैं जहां से भी होते होंगे, ये जो लूट मचाते हैं इनकी मंशा यही होती होगी कि पूरी तरह से लूट लेना है। जी देखिए, हम लोग जो है मतलब कि जो जनता के बीच में जो आवाज आती है, जो चर्चा होती है, और प्रशांत किशोर ने तो खुल करके सब कुछ बोल दिया है, सारा जो है लिटमस टेस्ट जो है उन्होंने पूरा कर दिया है। यहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल पे अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, ये ग्राउंड लेवल के जितने सरकारी जो दफ्तर हैं, यहाँ से लेकर के सचिवालय तक पूरा चेन बना हुआ है, सारे विभाग का चेन बना हुआ है। और सचिवालय में बैठकर अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, ग्राउंड लेवल से जो है पैसा की उगाही कर रहे हैं। और चुनावी जब चुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा था कि मेरे टारगेट में 200 अधिकारी और नेता है जो पूरे बिहार की संपत्ति को लूटा है। यहाँ पर ऐसे अधिकारी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में विदेश में अकूत संपत्ति जो है बनाए हुए, सबका रिपोर्ट मेरे पास आ गया है। मेरी जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो उनके खानदान से सारा जनता का पैसा वसूल करेंगे और जो है बिहार सरकार के खजाना में पैसा भरेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था। अब व्यवस्था उनकी नहीं बनी वो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने अगर दावा किया और जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया के समय में वो जो है दस्तावेजों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ कई नेताओं के जो है वो पुलिंदा जो है खोलते रहे और डॉक्यूमेंट्स का जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रमाण के साथ खुलासा करते रहे, तो लोगों के अंदर ये विश्वास हुआ कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसमें दम है भाई, कि इनका टीम जो है पूरा पेपर वर्क कर रहा है, पूरा सारा सबूत जो है इकट्ठा कर रहा है। तो ये पहले भी जो है चर्चा होती रही। और आप देख लीजिए अनिल जी, पब्लिक जो है साफ जो है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो, जो ग्रामीण विकास जो है विभाग हो, माने ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट का काम करती है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो ऐसा है अनिल जी कि यहाँ पर सरकार को टैक्स देने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि अगर आप जमीन का रेवेन्यू अगर जाते हैं, अगर दाखिल खारिज कराने के लिए, दाखिल खारिज के लिए सरकार के खजाना में उतना पैसा जमा करना है, तो उसके लिए भी कर्मचारी को, अधिकारी को पैसा देना पड़ता है। ठीक है तो सरकार को भी टैक्स देने के लिए टैक्स देना पड़ता है। ये ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है। मनोज जी देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार है और इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसको लेकर पूरी तरह से रोडमैप तैयार किया जाता है, ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर है। लेकिन फिर भी ऐसे अधिकारी जो हैं वो, उनको ज़रा भी डर नहीं है और अकूत संपत्ति बनाने के चक्कर में जल्दी से इसका जिक्र कीजिएगा। देखिए, नीतीश सरकार में तो अफसरशाही जो है बेलगाम था। जो चर्चा जो होती रही है कि लालू राज में जो है अपराधी जो है अपराध करते थे और नीतीश राज में अधिकारी कलम लगा के अपराध करते जो है लूट रहे हैं। अब वैसी स्थिति में जब सरकार, सम्राट की सरकार तो अभी हाल फिलहाल में बनी है ना भाई, तो जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उन्होंने पहले सचिवालय में जो नीतीश राज में जो भी कॉकस था अधिकारियों का, पहले उनको जो है पहले इधर उधर सब सीएम हाउस से लेकर के सचिवालय तक के कुछ जो प्रोमिनेंट जो मुख्य जो अधिकारी थे, सब लोगों का तबादला उन्होंने किया। तो सिस्टम को पैटर्न पर, पटरी पर लाने के लिए थोड़ा उनको वक्त तो लगेगा ना। और ऐसे भी सम्राट चौधरी ने कमान संभालते ही उन्होंने कह दिया कि अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और थाना, ये तीनों डायरेक्ट सीएमओ से कंट्रोल होगा और डायरेक्ट जो है सीएमओ में जो है इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और कंट्रोलिंग जो है हो रही है। तो सम्राट सरकार अभी हाल फिलहाल में बनी है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉकस और ये भ्रष्टाचार का कीड़ा इतना जड़ जमाए हुए है कि इसको भी तो साफ करने में सम्राट चौधरी को कुछ वक्त लगेगा। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बताएं, देखिए सहरसा से ये खबर आ रही है, जहां आय से अधिक संपत्ति बनाने में जुटे रहे, कई सालों से जुटे रहे, ये है डीपीओ अजीत अमर, ये कई सालों से जुटे रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में। इनके 4 ठिकानों पे छापेमारी की गई है और अब देखिए
आने वाले समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार, बिहार में भ्रष्टाचार बंद हो, इसको लेकर पूरी तरह से सम्राट चौधरी लगातार हर मंचों से कहते हैं, सीएम सम्राट चौधरी, कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से खबरें आती है। अब देखिए अब किस तरह से जो अधिकारियों का रवैया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है जो अधिकारी, वो जल्द से जल्द सतर्क हो जाए, नहीं तो जिस तरह से जो छापेमारी हो रही है और आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार को कहा जाए कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे अधिकारी उसके घर पर भी जल्द से जल्द छापेमारी शुरू होगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।